Hello everyone, welcome to this amazing platform Legalist. And if you like the content of this channel, then please do share, like and subscribe Legalist. So in this video we are doing jurisprudence. तो UGC नेट एग्जाम पेपर 2 जिनका भी लॉ है उसके सिलेबस का यूनिट 1 है जुरिस्प्रूडेंस और ये जुरिस्प्रूडेंस का 5th क्लास है। प्रीवियस क्लासेस आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं एंड ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। टू द पॉइंट कंटेंट इसमें दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आपका फर्स्ट टॉपिक आज का है फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। किसने डिवाइड किया था सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू 2 क्लासेस फॉर्मल एंड मटेरियल? तो सैलमन ने किया था। नाउ द सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ऑफन डिवाइड किए जाते हैं 2 मेन कैटेगरीज में, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। तो अब देखते हैं फॉर्मल सोर्सेज क्या होता है। फॉर्मल सोर्सेज वैसे सोर्सेज हैं फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। जिन सोर्सेज से लॉ फोर्स एंड वैलिडिटी डिराइव करता है उसको फॉर्मल सोर्सेज कहते हैं। तो फॉर्मल सोर्सेज में क्या क्या आ गया? स्टैट्यूट, वैसे लॉ जिनको कोई लेजिस्लेटिव बॉडी इनैक्ट करता है उसको स्टैट्यूट कहते हैं एंड ये फॉर्मल सोर्सेज में आया। सेकेंड इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। सो जितने भी पास्ट कोर्ट डिसीजन है वो सर्व करते हैं एज अ रूल फॉर फ्यूचर केसेस। एंड थर्ड फॉर्मल सोर्सेज में आ गया आपका कस्टम्स। तो जितने भी प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स हैं और जिन्होंने लीगल रिकॉग्निशन गेन कर लिया है उनको कस्टम कहते हैं एंड ये भी फॉर्मल सोर्सेज में आएंगे। सो फॉर्मल सोर्सेज इंक्लूड स्टैट्यूट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम। नाउ नेक्स्ट है मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। जो भी मटेरियल सोर्सेज होते हैं दे प्रोवाइड द कंटेंट और मैटर ऑफ द लॉ बट नॉट इट्स वैलिडिटी। वो लॉ का कंटेंट या मैटर तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू लीगल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज। सो मटेरियल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू लीगल एंड हिस्टोरिकल। तो जो लीगल सोर्सेज हैं वो क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द स्टेट टू क्रिएट लीगल रूल्स, जैसे कि लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजन, ये सब लीगल सोर्सेज में आए। एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्या आया? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, जैसे कि फॉरेन जजमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये सब हिस्टोरिकल सोर्सेज में आए। नाउ अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ज्यूरिस्ट। सो फर्स्ट इज जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने एम्फेसिस डाला ऑन द रोल ऑफ द सॉवरेन इन क्रिएटिंग लॉ। सॉवरेन का क्या रोल होता है लॉ क्रिएट करने में, एंड इनका फोकस था कमांड थ्योरी में। तो जॉन ऑस्टिन से रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। एंड ये एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड है। नाउ सेकेंड इज फ्रेडरिच कार्ल वॉन सैविग्नी। सो ही एडवोकेटेड फॉर द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। ये हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड थे एंड इनका मेन एम्फेसिस था ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एंड सोसाइटल नॉर्म्स पर। देन थर्ड इज जॉन सैलमन। जॉन सैलमन ने लॉ को डिवाइड किया बिटवीन फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेज। एंड फोर्थ इज हैंस केल्सन। ये जाने जाते हैं फॉर द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जो कि लॉ को सेपरेट करता है फ्रॉम मोरालिटी एंड ये फोकस करता है ऑन द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ लीगल नॉर्म्स। एंड इसी में आपको ग्रंड नॉर्म का भी कंसेप्ट देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द ज्यूरिस्ट्स। सो इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हु डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू 2 क्लासेस, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 जॉन ऑस्टिन, सेकंड इज सैविग्नी, थर्ड इज सैलमंड एंड फोर्थ इज केल्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सैलमंड। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो ये एक लीगल फिलॉसफी है जो कि इमर्ज किया इन द 19th सेंचुरी एंड प्राइमरली जर्मनी में इमर्ज किया। एंड इस स्कूल का एम्फेसिस होता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम कैसे हिस्टोरिकली डेवलप किया और कैसे इवॉल्व किया टू कॉम्प्रिहेंड द नेचर ऑफ लॉ। नाउ नेक्स्ट इज योर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच। तो ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को रिजेक्ट करता है एंड इसका मेन फोकस है ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी लीगल नॉर्म, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशन कैसे डेवलप किया या कैसे इवॉल्व किया एंड उसका ओरिजिन क्या है उसको ये ट्रेस करता है। नाउ सेकेंड इज वॉल्क्सगाइस्ट और द स्पिरिट ऑफ द पीपल।
तो ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसका सेंट्रल कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ द वॉल्क्सगाइस्ट, एंड इसका मेन एम्फेसिस होता है ऑन द यूनिक कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच नेशन और कम्युनिटी, एंड लीगल नॉर्म्स को देखा जाता है एज एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और स्पिरिट ऑफ पीपल। थर्ड पॉइंट है आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ लॉ। तो हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को व्यू किया जाता है एज एन ऑर्गेनिक एंटिटी जो कि ग्रेजुअली इवॉल्व करता है ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज। सोसाइटल नीड्स कैसा है, वैल्यूज कैसा है, उसके रिस्पॉन्स में लॉ जो है वो इवॉल्व करता है। एंड लीगल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है एज प्रोडक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट rather than creation of legislative enactment और judicial decision। So जितने भी लीगल रूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको व्यू किया जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। वो हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व किया या हिस्टोरिकली कैसे डेवलप किया, एंड rather than creation of legislative enactment और judicial decision। Now next की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल क्या है? कस्टमरी लॉ। तो जो मेन फोकस होता है वो होता है ऑन द कस्टमरी लॉ एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल नॉर्म्स। तो कस्टमरी लॉ को क्या माना जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल नॉर्म्स, एंड कस्टम रिफ्लेक्ट करता है द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अ सोसाइटी, एंड इनका मानना है कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए एज वैलिड सोर्स ऑफ लॉ। देन द फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिक ऑफ लीगल रैशनलिज्म। तो लीगल रैशनलिज्म को हिस्टोरिकल स्कूल क्रिटिसाइज करता है, एंड जितने भी जो एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉर्मलिस्टिक अप्रोच ऑफ लीगल रैशनलिज्म है उसको क्रिटिसाइज करता है हिस्टोरिकल स्कूल, एंड इट एडवोकेट्स फॉर अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ग्राउंडेड इन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। नाउ हिस्टोरिकल स्कूल के जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर हैं वो कौन है? फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, एंड इनको माना जाता है एज द फाउंडर एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। एंड सेविग्नी ने एम्फेसिस दिया था कि लॉ जो है वो डीपली रूटेड होता है कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में किसी सोसाइटी के। एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ वॉल्क्सगाइस्ट और द स्पिरिट ऑफ द पीपल, एंड इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया दैट लॉ शुड रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिटी। लॉ को क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिटी। So concept of Volksgeist given by Savigny, and Savigny को क्या माना जाता है? Founder and the most influential thinker of historical school. So question देखते हैं, who among the following is considered the main exponent of the historical school of law? Options हैं Jeremy Bentham, second is Savigny, third is Duguay, and fourth is Jerome Frank. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 Savigny। So next topic is Austinian theory of law, and Austinian theory of law किसने डेवलप किया था? जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन रिलेटेड टू लीगल पॉजिटिविज्म एंड एनालिटिकल स्कूल, एंड 3 कीवर्ड्स क्या है? कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन। तो इनका कहना था कि लॉ क्या होता है? लॉ कमांड होता है जिसको कि कोई सॉवरेन अथॉरिटी इशू करता है। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन एक ऐसा पर्सन या बॉडी है जो कि कमांड इशू करता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है इसको हैबिचुअली ओबे करता है, इसके कमांड को। एंड कमांड्स को बैक किया जाता है बाय द थ्रेट ऑफ सैंक्शन या पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। सो यही है ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ, एंड इसको ऑफन रेफर किया जाता है एज द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। सो देख लेते हैं लॉ एज कमांड। तो लॉज को माना जाता है एज कमांड इशूड बाय अ सॉवरेन टू द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। सेकंड इज सॉवरेन अथॉरिटी। सो सॉवरेन इज अ पर्सन और अ बॉडी that is habitually obeyed by the majority of the society but does not habitually obey any other human superior. Third is sanction. Commands are backed by the threat of sanctions or penalties for non-compliance. So Austin's theory is a form of legal positivism and ये सेपरेट करता है लॉ फ्रॉम मोरालिटी। ऑस्टिन का थ्योरी एक फॉर्म है लीगल पॉजिटिविज्म का, एंड इट सेपरेट्स लॉ फ्रॉम मोरालिटी। और जो लॉ का वैलिडिटी होता है वो डिटरमाइंड होता है उसके सोर्स के द्वारा, या कह सकते हैं सॉवरेन के द्वारा, रैदर दैन इट्स मोरल कंटेंट।
तो जो वैलिडिटी ऑफ लॉ है उसको कौन डिटरमाइन करता है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स थ्योरी, वैलिडिटी ऑफ लॉ डिटरमाइंड बाय सोर्स, और सोर्स यहां किसको कहा गया है? सॉवरेन को। नाउ नेक्स्ट इज द कमांड थ्योरी। ये थ्योरी व्यू करता है लॉ को प्राइमरीली एज अ सेट ऑफ कमांड्स फ्रॉम द सॉवरेन, सेट ऑफ कमांड जो कि सॉवरेन देता है, एंड इसका फोकस रहता है ऑन द रोल ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट इन द लीगल सिस्टम। नाउ इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड लॉ विद इन द ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ? तो इसमें से कौन सा लॉ कंसिडर किया जाता है विद इन द ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 इज लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, सेकंड इज जज मेड लॉ, थर्ड इज इंटरनेशनल लॉ, एंड फोर्थ इज कस्टम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ में आपको सॉवरेन का कंसेप्ट है, एंड यही सॉवरेन क्या देता है? कमांड देता है। सो द आंसर वुड बी लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, ऑप्शन नंबर 1. Now next topic is books and authors. So first jurist है जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर। इनके द्वारा कुछ लिखे हुए बुक्स हैं द कॉमन लॉ, द पाथ ऑफ द लॉ, द एसेंशियल होम्स। नाउ सेकेंड ऑथर इज जस्टिस बेंजामिन एन कार्डोजो। द बुक्स रिटन बाय हिम आर द नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, द ग्रोथ ऑफ द लॉ, द पैराडॉक्सेस ऑफ लीगल साइंसेस। नेक्स्ट है कार्ल ओलिवर क्रोना। इन्होंने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि लॉ एज फैक्ट, 3 essays इन रोमन लॉ, लॉक्स थ्योरी ऑफ एप्रोप्रिएशन। नाउ फोर्थ इज जेरोम फ्रैंक। इनके एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ एंड द मॉडर्न माइंड इज ऑथर्ड बाय। तो लॉ एंड द मॉडर्न माइंड किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस होम्स, सेकेंड इज जेरोम फ्रैंक, थर्ड इज जस्टिस कार्डोजो, एंड फोर्थ इज ओलिवर क्रोना। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जेरोम फ्रैंक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। लॉ एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पर मेन फोकस होता है, एंड इसका इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सोशल फोर्स, वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। सो सोशियोलॉजिकल स्कूल का कुछ की एस्पेक्ट्स है, जैसे फर्स्ट इज लॉ एज अ सोशल फेनोमेना। ये जो स्कूल है ये व्यू करता है लॉ को एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशन एंड इंटरैक्शन। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल का मानना है कि लॉ जो है वो सोशल कंडीशन एंड इंटरैक्शन का एक प्रोडक्ट है, एंड ये स्कूल आर्ग्यूमेंट देता है कि लॉ को आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता है, इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। जब भी लॉ को समझना होगा तो लॉ एंड सोसाइटी दोनों को एक साथ लेकर देखना होगा और समझना होगा। द सेकेंड की कैरेक्टरिस्टिक इज एम्पिरिकल अप्रोच। सो जितने भी सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट हैं उनका मानना है कि स्टडी ऑफ लॉ करना चाहिए थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च, और ये एग्जामिन करना चाहिए कि लॉ कैसे फंक्शन करता है इन प्रैक्टिस और उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल इंजीनियरिंग। तो लॉ को देखा जाता है एज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग, एंड ये शेप करता है और गाइड करता है सोसाइटल बिहेवियर को टुवर्ड्स डिजायर्ड आउटकम। एंड सोशल इंजीनियरिंग से कौन रिलेटेड है? रॉस्को पाउंड। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी फोकस। तो ये जो अप्रोच है ये इनकॉर्पोरेट करता है इनसाइट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल इश्यूज। नाउ कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स देखते हैं ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं रॉस्को पाउंड, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, गियरके मेडलैंड, रुडोल्फ इयरिंग, यूजिन एर्लिक, लियोन ड्यूगुई, जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स। हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं सैविग्नी, हेनरी मेन, एडमंड बर्ग, गुस्ताव ह्यूगो, प्युक्ता। Now the question is, who among the following jurists does not belong to sociological approach to law? तो कौन सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज इयरिंग, सेकेंड इज इयरलिक,
थर्ड इज मेन, फोर्थ इज रॉस्को पाउंड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, हेनरी मेन। हेनरी मेन किससे बिलोंग करते हैं? टू हिस्टोरिकल स्कूल। नाउ फ्रेंड्स, हो सकता है ये जो डिफिकल्ट नेम्स है मैं कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर दूं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन एक प्रोमिनेंट फिगर है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से, एंड इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो सिग्निफिकेंटली शेप करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड सोशल एवोल्यूशन। इनका की कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट लॉ। तो हेनरी मेन का मोस्ट फेमस वर्क है एंशिएंट लॉज, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉडर्न आइडियाज। 1861 का ये वर्क है, एंड ये एक्सप्लोर करता है कि लीगल सिस्टम्स जो वो कैसे डेवलप किया फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटी टू मॉडर्न टाइम्स। नाउ सेकेंड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कंसेप्ट ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सो मेन जो है हेनरी मेन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना था कि जो मूवमेंट है प्रोग्रेसिव सोसाइटी का वो हुआ है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो सोशल रिलेशंस बेस्ड होते हैं इनहेरिटेड स्टेटस से, वो इवॉल्व किए हैं इनटू रिलेशन बेस्ड ऑन वॉलंटरी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। पहले जो सोशल रिलेशंस थे, पहले जो भी सोशल रिलेशंस थे वो किस चीज पे बेस्ड थे? स्टेटस पे। नाउ ये जो था ये धीरे धीरे इवॉल्व किया इनटू रिलेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यही कंसेप्ट दिया हेनरी मेन ने। नाउ थर्ड कंट्रीब्यूशन इज कंपैरेटिव मेथड। सो हेनरी मेन ने कंपैरेटिव अप्रोच यूज किया डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए, इंक्लूडिंग रोमन, हिंदू एंड जर्मैनिक लॉज, एंड अंडरस्टैंड करने के लिए कि कॉमन पैटर्न्स और डिफरेंसेस क्या है उनके डेवलपमेंट में। नाउ फोर्थ की कंट्रीब्यूशन इज लीगल एवोल्यूशन। तो मेन ने एम्फेसिस दिया दैट लॉ इवॉल्व्स ऑर्गेनिकली फ्रॉम सोसाइटी। लॉ इवॉल्व किया ऑर्गेनिकली विद सोसाइटी, और जो कि इन्फ्लुएंस्ड है बाय कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड सोशल नीड। एंड ये बिलीव करते थे दैट अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना क्रूशियल है फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग कॉन्टेम्पोररी लीगल सिस्टम्स। So these are some of the key contributions of Sir Henry Maine. So Sir Henry Maine का जो concept है of status to contract, वो की आइडिया है उनके वर्क एंशिएंट लॉ का, एंड ये कंसेप्ट डिस्क्राइब करता है इवोल्यूशन ऑफ लीगल एंड सोशल स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। तो इसका मेन पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेटस क्या हुआ? तो एंशिएंट सोसाइटी में जो इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होता था वो कैसे डिटरमाइन होता था? सोशल स्टेटस के द्वारा, एंड ये ऑफन इनहेरिटेड होता था और फिक्स्ड होता था। एंड ये जो स्टेटस है वो लिंक्ड रहता था फैमिली से, कास्ट से एंड अदर सोशल ग्रुप से। एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि मॉडर्न सोसाइटी में हेनरी मेन ने ऑब्जर्व किया कि जो रिलेशनशिप है वो शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वॉलंटरी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट देखा गया है और रिलेशनशिप अब बेस्ड है वॉलंटरी अग्रीमेंट पे एंड कॉन्ट्रैक्ट पे। एंड इंडिविजुअल्स को देखा जा रहा है एज ऑटोनोमस एजेंट जो कि फ्रीली एंटर कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं। तो यही इनका कंसेप्ट है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, सर हेनरी मेन। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. तो ये स्टेटमेंट या मोस्ट फेमस जनरलाइजेशन किसने दिया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज जॉन ऑस्टिन, सेकंड इज हेनरी मेन, थर्ड इज थीबॉट, या फोर्थ इज सैविग्नी। तो क्या आंसर हो जाएगा? हेनरी मेन, एंड ही इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एंड इनका मोस्ट फेमस कंसेप्ट क्या है? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो लीगलिस्ट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इसका लिंक आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा, या फिर आप नेम से भी अगर सर्च करोगे जाके तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।